Yeah, very, it is a blessing, definitely. Agree. इसके पहले एक पेज और होगा मेरे ख्याल में, एक एक साइड का, ऐसा Two, मुझे याद आ रहा है। 135 नंबर पेज भी देखिए, 136 है। सो मेरा ख्याल है कि सर, टाइटल क्या था इसका? वो जो इनकम्प्लीट रह गई थी एक नज्म, Jallianwala वो Bagh. थी ये वाली अच्छा अच्छा, ना। जलियांवाला बाग। हाँ हाँ। और मुझे सो हाँ, ये यही यही वाला आई थिंक पेज था। थोड़ा सा इसे छोटा करें, दिखाई दे पेज नंबर क्या था, थोड़ा सा और नीचे करें। आई थिंक ये वाला राइट साइड में जो है ये हो गया था, लेफ्ट साइड वाला पेज रह गया था एज आई रिमेम्बर। Hmm. जी ठीक है, अब आप लेफ्ट हाँ साइड में ये- ऊपर से शुरू करें, टॉप से। हाँ ठीक है, राइट, यहाँ से पढ़ना था ये वाला, यस, हाँ जी। है ना। हाँ यहाँ से पढ़ना था। आतिश जलियान। ओके, हाँ जी। जी हाँ जी हाँ, आतिश जलियान से पढ़ना था। ओके, सो हाँ जी सर, मैं रीड करूँ? श्योर श्योर श्योर। हाँ जी। आतिशे जलियान से फूटी थी एक रोशन किरण, इस किरण से, इस किरण के फूटते ही जाग उठी सुबह वतन। उसके बाद है जिंदाबाद ए जज्बाए मर्दाना अहले वफा। जिंदाबाद जिंदाबाद ए, है जज्बा मर्दाना अहले वफा। हाँ जी। शोला जलियान तेरे खून ने ठंडा किया, ठंडा, जी ठंडा। जी। थैंक यू। तो ये जो हम लोगों ने नज्म शुरू की थी उस दिन, जलियांवाला बाग वाली बात और अंग्रेजों को जुल्म और वो हादसा, वो उसी कंटिन्यूशन में है। आप जैसा कि देख सकते हैं वही बात आगे हो रही है। आगे फरमाते हैं कि आतिश जलियान से फूटी थी रोशन किरण किरण। होता यह है कि कई दफा जो जो भी हिस्ट्री में ऐसे जालिम और ऐसे बादशाह, ऐसे किंग, ऐसे रूलर्स गुजरे हैं कि जो अ, लोगों को जलाने के लिए कोई चिंगारी छोड़ते हैं, तो बाद में होता यह है कि वो कहीं ना कहीं चिंगारी खुद उनके लिए ऐसी आग बन जाती है कि वो उसमें खत्म हो जाते हैं और वो वहां से उनको भागना पड़ता है, डाउनफॉल होता है, या किसी भी तरीके से कुछ इस किस्म की बात की तरफ इशारा है। आतिश जलियान से फूटी थी एक रोशन किरण। आग जो होती है वो जाहिर है कि अगर कहीं लगा दी गई और जला दिए गए लोग, तो ऑफ कोर्स ये तो बड़ी दुखदायक और बिल्कुल एब्सोल्युटली नेगेटिव किस्म की बात है। मगर किरण जो है वो, रेज जो है सूरज की, इसको हमेशा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाता है। इसको हमेशा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है। ये कमाल है शायरी का कि जलियांवाला बाग में जो आग लगी थी उससे किरण फूटी नहीं, उससे एक रोशनी निकली। उस आग से जो हिंदुस्तानियों को जलाने के लिए जलाई गई थी, उससे एक ऐसी रोशनी फूटी। उससे क्या हुआ देखें आप, उस किरण के फूटते ही जाग उठी जाग उठी सुबह वतन। उस किरण के फूटने से हुआ ये कि इस वतन की, इस देश की, हमारे हिंदुस्तान की जो सुबह थी, वो सुबह जाग उठी। यानी क्या मतलब, उससे एक रोशनी की किरण पूरे हिंदुस्तान में सबके सब लोगों तक पहुंच गई। सब लोगों ने उससे, उस रोशनी से यानी जाग गए, बेदार हो गए, जागरूक हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे हम घरों में बैठे रह सकते हैं और कैसे हम नहीं ज्वाइन करें इस मूवमेंट को, और क्यों ना अंग्रेजों को उखाड़ फेंकें, बिकॉज इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया हुआ है।
तो एक वो आग जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को जलाने के लिए लगाई थी, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उससे जो किरण फूटी, उससे जो रोशनी फूटी, उसने पूरे हिंदुस्तान में उजाला कर दिया। यानी एक कंप्लीटली और एब्सोल्युटली दुखदायक और नेगेटिव बात से भी एक पॉजिटिव बात निकालने का हुनर आप देखिए। देख रहे हैं आपको, ये आतिश जलियान से फूटी थी एक रोशन किरण, ठीक है ना, उस किरण के फूटते ही जाग उठी सोहे वतन। ठीक है, यानी क्या हुआ, दुनिया को, हिंदुस्तान को, पूरी जनता को मैसेज ये गया कि भाई अगर इस तरह होता रहा तो ये तो कैसे चलेगा, ये तो भाई हमें तो सबको खड़ा होना चाहिए फिर तो, और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, वरना ये तो ऐसे जुल्म करते रहेंगे आए दिन कि कहीं किसी को आग लगाएंगे, किसी को जलाएंगे, मारेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो पूरे देश में उजाला हो गया और सब लोग यानी इससे एक तरीके का उनको प्रोवोक हुए इससे कि भाई हमें अब कुछ करनी चाहिए। जो नहीं भी आ रहे थे आगे, वो भी आगे आने को तैयार हुए इस हादसे के बाद। कहने का तात्पर्य है, जिंदाबाद ए जज्बे मर्दाने अहले वफा, ए लॉयल किस्म के मर्दों वाले, जज्बों वाले लोग, आप हमेशा अमर रहो, जिंदा रहो, हमेशा आपका नाम जिंदा रहे। ठीक है, शोले जलियान तेरे खून ने ठंडा किया। जलियां वाली जो आग की लपटें थी, जो फ्लेम था, जो आग जली थी, वो उसको तुम लोगों के खून ने ठंडा कर दिया। कई दफा आग बुझाने के लिए पानी छिड़का जाता है, ठीक है, कह रहे हैं कि जलियां वाले बाग में जो आग लगी थी, उसको हमारे वतन के शहीदों के खून से ठंडा कर दिया गया, उस आग को। ठीक है ना, और जिनके खून से उस आग को ठंडा किया गया हो, उनके लिए कहा जा रहा है जिंदाबाद ए जज्बे मर्दान अहले वफा, ए वफादार लोगों के मर्दाना जज्बा रखने वाले लोग, आप हमेशा जिंदा रहो, आपका नाम जिंदा रहे, अमर रहें आप, क्योंकि आपके खून ने जलियांवाला बाग की आग को और उसके शोलों को, उसकी लपटों को ठंडा कर दिया। ठीक है, जी सर। राइट। कौन पढ़ने वाला है आगे? सर मैं पढ़ूं? श्योर 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 श्योर। तूने भी आंधी उठाई ऐसी, ए जलियां के बाग, रो गया गुल हो के, रह गया गुल, रह गया। रह गया गुल हो के। सर ये क्या लिखा है? इस्तबदाद मगरिब का चराग, इस्तदबाब मगरिब का चिराग, इस्तबदाद IS इस्तबा TIBAD, इस्तबदाद, इस्तबदारे मगरिब का चिराग, जिसके इस्तबदाद जुल्मे मगरिब का चराग, मगरिब का हाँ चिराग, जी, जिसके जुल्म नो, जिसके हुक्मे सॉरी, जिसके हुक्मे जालिमाना से यह ये कत्ले आम था, ये कत्ले आम था। गर्ग खून गुर्ग, आशाम, गाफ के ऊपर पेश है, गुर्ग, गुर्ग खून आशाम था, गुर्ग खूं, गुर्ग खुआशाम था, सफाक सफाक डायर नाम था। दायर नाम था। ठीक है, अच्छा। अब देखिए साथियों, फरमाते हैं
महाराज जी के तूने भी आंधी उठाई ऐसी ए जलियां के बाग, तूने भी आंधी उठाई ऐसी है ऐसी। जलियां के बाग, ए जलियां वाले बाग तूने ऐसी आंधी चलाई, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। चलाई तो ठीक था, इसमें वजन के लिहाज से फिर महाराज जी ने उठाई का इस्तेमाल किया, शायद होता होगा कहीं, मे बी शायद उस वक्त जमाने में पड़ोसी देश में या पंजाब में जो उर्दू बोली जाती है उसमें ये वर्ब इस्तेमाल होता रहा होगा। मेरे जहन में जो अंडरस्टूड है वो आंधी चलना, आंधी चलाना जो वर्ब बोला जाता है। बट कोई ना कोई बहुत ही सॉलिड रीजन है जो आपने जो है वो महाराज जी ने यहाँ पे लफ्ज़ उठाई का इस्तेमाल किया है। जबकि चलाई भी अगर यहाँ होता तो भी जो डिमांड है रिदमिक मीटर की वो पूरी थी। चलाई जो कट उठाई, कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। एनीवे, तूने भी आंधी उठाई ऐसे ऐसी है जलिया के बाग, ए जलियां वाले बाग तूने ऐसी आंधी चलाई, ऐसी आंधी चलाई कि क्या हुआ, रह गया गुल हो के इस्तिबदाद मगरिब का चिराग। देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। इस्तिबदाद हैं साथियों जुल्म को, ज्यादती को, सताने को, एट्रोसिटीज को कहते हैं इस्तिबदाद। इसीलिए मुस्तबिद कहा जाता है जालिम को, ठीक है ना। ये बहुत ही गाढ़े किस्म के अल्फाज हैं और आम तौर पर बहुत सादी सी किस्म की हल्की फुल्की उर्दू जानने वाले आदमी से भी ये तवक्को और ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इसे सही तरीके से बोलेगा या पढ़ेगा। सो हम और आप तो अभी बिल्कुल लर्नर, बेसिक अभी शुरुआत में हैं, हम तो बिल्कुल ये नहीं सोच सकते। तो इस्तिबदाद मगरिब का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न एट्रोसिटीज, ठीक है ना, पश्चिमी देशों का जुल्म, अत्याचार उनका, और पश्चिमी देशों के यानी वेस्टर्न कंट्रीज के जुल्म का चिराग, जुल्म का चिराग गुल हो गया। कैसे गुल हो गया जुल्म का चिराग वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि वो जलियां वाले बाग ने वो आंधी चलाई कि जिस आंधी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के जुल्म का चिराग बुझ गया। आगे जो बात है, जो कंक्लूजन है शेर में, जो जहां जाके समाप्त होती है, वो बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? जी। जलियां वाले बाग से ऐसी आंधी चली साथियों कि वेस्टर्न कंट्रीज के जुल्म का चिराग गुल हो गया। वो जिन्होंने जुल्म और ज्यादती और एट्रोसिटीज का चिराग जला रखा था, वो जुल्म का चिराग गुल हो गया यानी बुझ गया। चिराग के साथ बुझ जाने से ज्यादा गुल होना इस्तेमाल करते हैं, चिराग गुल हो गए, ठीक है ना। और आम उर्दू में चिराग बुझ जाना भी बोलते हैं कि चिराग बुझ गए। फॉर एग्जाम्पल चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, सुना है आप लोगों ने? नो। चिराग सबके बुझेंगे हवा, बहुत बड़ा मिसरा है, बहुत बड़ा बड़ा शेर है। चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की, ठीक है ना। यानी अब हवा किसी Is it disconnected? सर आवाज नहीं आ रही। Yeah. मुझे लगता है नेटवर्क इशू। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है सर। हेलो, जी। आवाज आ, अभी किसी ने बोला yes. कि नेटवर्क इशू हो रहा है, तो इससे मुझे लगा शायद मेरी तरफ हो रहा है क्या? सर बीच में रुक गई थी आपकी आवाज, अब आ रही है। Exactly when you were saying चिराग सबके बुझेंगे हवा, किसी की then नहीं, जी, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। ये नहीं। So true. बहुत बहुत जबरदस्त है, काश मुझे याद आता आपको सुनाता। मैं ये गजल इंसाफ की है, क्या भला के शेर क्या है। ओहो, एक शेर तो नहीं याद आ रहा मुझे, कि एक मिसरा याद आ रहा है, बट मुझे यकीन है कि उस एक मिसरे को भी आप एंजॉय करेंगे। Please, sir. कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, तो ये पूरा शेर नहीं याद आ रहा। फिर उसके बाद एक शेर का भी एक ही मिसरा याद आ रहा है,
कहते हैं शायर कि हमारी माँ की दुआ सी दुआ किसी की नहीं। हाँ, बड़ा क़यामत के शेर का है, मतलब ऊपर का मिसरा भी जबरदस्त है। और क्या मतलब सारी दुनिया से दुआएं और दाद मिली है, लेकिन ऐसा कुछ करके है ऊपर के मिसरे में। नीचे की जो पंच लाइन है वो ये है, हमारी माँ की दुआ सी दुआ किसी की नहीं। किसी की वाह, नहीं। बहुत क्या जबरदस्त होगा। बहुत बहुत। खैर, तो अ, सर ये बात ये थी कि ये जो माँ की दुआएं वो इसी मिसरे का अगला है मिसरा। हाँ, ये एक गजल है, एक शायर है नजीर बाकरी उनका नाम है। ये उनकी पूरी अच्छा। गजल है, उसका उसका एक शेर है ये, सनी, हमारी माँ की दुआ सी दुआ किसी की। नज बहुत अच्छा। नजरी। नजीर बाकरी नाम है इनका, ठीक है। ओके। ये उनकी पूरी गजल है। आई खैर, ट्राई टू फाइंड। सो जिसके रह गया गुल हो के इस्तिबदाद मगरिब का चिराग, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जुल्म का चिराग जल रहा था, वो चिराग बुझ गया किस आंधी से? जलियांवाले बाग की आंधी से। ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर आगे आते हैं, जिसके हुक्म जालिमाना से ये कत्ले आम था, जिसके हुक्म जालिमाना से ये कत्ले आम था, वो आदमी जिसके क्रूल और जिसके बेरहमाना ऑर्डर की वजह से ये जेनोसाइड चल रहा था। कत्लेआम मीन्स जेनोसाइड। जेनोसाइड, ठीक है ना? हाँ। हम्म। तो जिस आदमी के ऑर्डर की और जिस आदमी के बेरहमाना और जालिमाना ऑर्डर से ये जेनोसाइड चल रहा था, गुर्ग खूनाशाम था। वो आदमी कैसा था? वो आदमी खून पीने वाला भेड़िया था। गुर्ग के माने क्या होते हैं? गुर्ग माने होते हैं भेड़िए, भेड़िए के, ठीक है। और खून आशाम का क्या मतलब होता है? खून माने खून, खून ऑफ कोर्स आप जानती हैं। आशाम इज टेकन फ्रॉम आशामीदन। आशामीदन मीन्स टू ड्रिंक समथिंग, पीना कुछ। पीने के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है फारसी में, वो क्या है? रूट वर्ड आशामीदन है। जैसे खाने के लिए खुर्दन है, ठीक है ना? ये अलग बात है कि आशामीदन का इस्तेमाल बहुत कम है। पानी पीने के लिए भी यूजुअल फारसी में खुर्दन का ही लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला। आशामीदन इस्तेमाल नहीं करते आमतौर से, ठीक है। बट हाँ, कहीं अगर इनको लिखना होता है कि ये पीने का पानी है, जैसे अपने होता है स्टेशन पे कहीं लिखा होता है पीने का पानी, ऐसे लिखा होता है ना? तो फिर वो वहां पर फारते हैं आओ बे आशामीदनी, वहां पे लिखते हैं आओ बे आशामीदनी, यानी पीने का पानी, वहां पे ही लिखा जाता है फिर, ठीक है। अगर बोलते नहीं है आम डेली लाइफ में ना कि मैंने पानी पिया, तो कहेंगे आप खुर्दा, नहीं बोलेंगे आओ आशामीदा, ये कोई नहीं बोलेगा, जबकि सही लफ्ज पीने के लिए यही है, बट नहीं उनके ट्रेंड में ये। एनीवे, सो गुर्ग खूनाशाम था ये जो था बंदा अंग्रेज, ये भेड़िया था। वो भी कैसा किस्म का? खूनाशाम, खून पीने वाला भेड़िया था। सफाक, सफाक यानी खून बहाने वाला, सफाक यानी खून बहाने वाला। और साहब डायर इसका नाम था, ठीक है ना? इस बंदे का जालिम। नाम डायर था। और नो। ये सफाक था, खून बहाने वाला था। और ये ऐसा भेड़िया था कि जो खून पीने वाला भेड़िया होता है, उस किस्म का भेड़िया था ये आदमी। क्या जी? डायर। जनरल डायर। जनरल डायर जी। सर मैं पढ़ूं? श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। सर एक थोड़ा सा ऊपर, हाँ। बेखताओं पर अचानक जुल्म ढाना बेसबब, एक एक निहत्थी कौम पर गोली चलाना बेसबब, कब मशीयत बख्शने वाली थी आदम ख्वार को, वो भी खौर को, आदम आदम ख्वार को, वो भी पहुंचा आखिर अपने कैफिरे किरदार को। क्या बात। अच्छा, बेखताओं पर अचानक जुल्म ढाना बेसबब, बेगुनाह लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर अचानक इस तरीके का जुल्म
करना, ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है, इसका कोई रीजन नहीं, कोई सबब नहीं है इसका, बहुत इलॉजिकल बात है। एक निहत्थी कौम पर गोली चलाना बेसबब, ठीक है ना। जाहिर है कि अहिंसा के नारे के साथ उठे थे हम सब लोग, तो उसमें देशवासियों ने तो हथियार नहीं उठा रखे थे कि तोप और टैंक लेके चढ़ गए एकदम से अंग्रेजों के ऊपर। निहत्थी कौम थी ना, खाली हाथ खड़े होते थे और नारे लगाते हुए जाते थे। तो एक निहत्थी कौम पर गोली चलाना बेसबब इलॉजिकल बात है, तो बड़ी गलत बात है कि एक निहत्थी कौम पर जिसके पास कोई असलाह नहीं, उससे आप असलहे से लड़ रहे हो, आप उनको मार रहे हो। अच्छा, कब मशीयत बख्शने वाली थी आदम खार को? कहना ये मशीयत किसे कहते हैं साथियों? मशीयत कहते हैं डिवाइन विलिंगनेस को, और डिवाइन विलिंगनेस से कौन मुराद होता है? हमेशा ऊपर वाला रब जो है, कायनात का मालिक और खालिक, जो उसे मशीयत कहते हैं, ठीक है ना। सो कब मशीयत बख्शने वाली थी आदम खार को? इस आदमखोर इंसान को आदमखोर समझते हैं? जैसे शेर आदमखोर होता है, यूं कहा जाता है, यानी वो आदमी को खा लेता है। तो हर वो इंसान या जानवर के जो आदमी को खाए उसे आदमखोर कहते हैं। उसी आदमखोर का आदमखार यहाँ लिखा हुआ है। तो ये ऐसे आदमखार किस्म के आदमी को खा जाने वाले किस्म के इंसान को ऊपर वाला कब बख्शने वाला था? ठीक है, वो भी पहुंचा आखिर अपने कैफिर किरदार को, इसीलिए वो जो आदमखार था वो भी अल्टीमेटली अपने अंजाम को पहुंचा। कैफिर किरदार को पहुंचाने क्या मतलब? जैसा उसका करेक्टर था, उसका जो अंजाम होना चाहिए था, ठीक है ना, उसे कहते हैं कैफर। कैफर कहते हैं किसी मुजरिम को जो सजा मिलती है उसे कहते हैं कैफर। यानी किसी ने किसी को मर्डर कर दिया और उसके जवाब में उसको हैंग करने के लिए ऑर्डर आ गया कि भाई इनको तो हैंग करना चाहिए। अब कहा जाता है कि आदमी अपने कैफिर किरदार को पहुंचाए। क्या मतलब? जैसे कैरेक्टर था और उसका जो नतीजा होना था वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो मशीयत कब बख्शने वाली थी उस आदमख्वार को? चुनांचे वो आदमी भी अपने अंजाम को पहुंचा, ये कहने का मतलब, कैफिर किरदार को पहुंचा। ओके। सारे इंग्लिस्तान को सारे इंग्लिस्तान को मैं क्यों कहूँ है जिस काम मेरी जद में है, मगर इसके तशद्दुद का निजाम। हमें इस पेज पे लास्ट शेर यही है। जी जी हाँ जी। अच्छा, सारे इंग्लिस्तान को मैं क्यों कहूँ है जिश्त का। देखिए, अभी अभी आई मीन इजराइल ईरान और आई मीन ईरान अमेरिका की जंग में भी बार बार ये स्टेटमेंट आया कि ईरान ने कहा कि भाई जो अमेरिका की जो पब्लिक है उससे थोड़ी हमारा कोई झगड़ा है, जो गवर्नमेंट है और उसने जो जो बेड़ा उठा रखा है उससे हमारा यकीनन टेंशन है, उससे हमारा बाकायदा झगड़ा है, पब्लिक से थोड़ी हमारा कोई लेना देना। या इसराइल में जो एक आम आदमी है जिसका उसको एजेंडे से नहीं लेना देना है, वो कहीं भी हो, उससे हमारा क्या लेना देना है? भाई हमारे यहाँ 1% से भी कम ज्यूज हैं और उनका भी एक एमपी पाया जाता है जो हमारे साथ बैठा है, आप देखें पार्लियामेंट में भी है, सड़क पे भी है, फैमिलीज भी हैं उसकी। उसे किसी आदमी ने आज तक इस नाम पर सताया हो कि भाई आपकी कम्युनिटी जो है वो आतंक मचाए हुए ऐसा कुछ कर दिया उसने, फलाना ढिमाका? किसी ने उससे कुछ कहा है? उस आम आदमी से क्या लेना देना है मेरा भाई? मेरा पंगा उस गवर्नमेंट से है कि जिसका एजेंडा ये है कि ऐसा ऐसा करना चाहती है। वो वाली बात, सारे इंग्लिस्तान को मैं क्यों कहूँ है जिश्त काम। महाराज जी कहते हैं कि पूरा जो इंग्लैंड है वहां, पूरा मुल्क एज अ होल कंट्री में रहने वाले लोग, उन सबको बुरा क्यों कहूँ? मैं उन्हें क्यों कुछ भी कहूँ भाई? ये तो बहुत बुरी बात होगी ना कि एक मुल्क की गवर्नमेंट गड़बड़ है, उसकी जनता को भी गालियां देना शुरू करे, मारना शुरू कर दे। सारे इंग्लिस्तान को मैं क्यों कहूँ है जिश्त काम। मैं पूरे इंग्लैंड को क्यों कुछ भी कहूँ? ये तो बुरी बात है, जिश्त काम है ये तो। मेरी जद में है मगर उसके तशद्दुद का निजाम। बट हाँ, जो मेरे निशाने पर है
जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो वहां का निजाम है। निजाम यानी पॉलिटिकल सिस्टम। निजाम के अकेले मीनिंग सिस्टम के होते हैं सिर्फ, बट चूंकि यहाँ बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है लिहाजा हमें ये पूरी बात कहनी होगी कि मेरे टारगेट पे, मेरी जद में, ठीक है ना, हाँ वहां का जो जो एक्सट्रीमिज्म वाला पॉलिटिकल सिस्टम है जी वो मेरे निशाने पर है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी सर। जी हेलो। अच्छा, तो वहाँ का जो जालिमाना पॉलिटिकल सिस्टम है, जो जिस किस्म का वो डोमिनेंस चाहते हैं, और जैसे एक्सपेंशनिस्ट किस्म के वो लोग हैं कि हमेशा वो एक्सपेंशन चाहते हैं कि हमारा जो दायरा है वो बढ़ते ही जाए दुनिया में, तो वो मेरी जद पर है। उनसे मुझे परेशानी है, वहाँ के पूरे कंट्री और पूरे राष्ट्र और पूरे सारे लोगों से नहीं मुझे कोई परेशानी है। और मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं, चुकी तो बुरी बात हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट पेज। जी। जिस निजाम जिस निजामे बद से हम्म रुसवा जग में इंग्लिस्तान था, हम्म दुश्मने जमहूरियत था, दुश्मने इंसान था। हम्म जिस निजाम बद से रुसवा जग में इंग्लिस्तान था, यानी पूरी दुनिया में इंग्लैंड जिस खराब पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से रुसवा था, बेइज्जत था, और लोग उसे इस तरह देख रहे थे कि भाई आप क्या चाहते हो आखिरकार हैं। जिस निजाम बद से रुसवा, जिस बैड पॉलिटिकल निजाम से जलील हो रहे थे, रुसवा हो रहे थे जग में, पूरी दुनिया में, इंग्लैंड वाले, यानी इंग्लैंड की हुकूमत, वो दुश्मन जमहूरियत था, दुश्मन इंसान था। वो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का, वो एंटी डेमोक्रेसी था और एंटी मैनकाइंड था वो। ह्यूमैनिटी। हाँ, ठीक है ना? वो दरअसल दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके भी खिलाफ था, और जो इंसानी वैल्यूज होती हैं उसके भी खिलाफ था। इसीलिए पूरी दुनिया में इस खराब पॉलिटिकल निज़ाम की जगहसाई हो रही थी और बेइज्जती हो रही थी। किसी भी कंट्री का उसका अपना सिस्टम है, उसके अपने लोग हैं, एंड दे विल डिसाइड। मगर इनको लगता था कि हमें ये राइट पहुंचता है कि हम ही डिसाइड करेंगे कि किस मुल्क को कैसे चलना है। ठीक है? जी सर। सर मैं पढ़ूं? मन्ना जरूर जी है पढ़ें। ना, मन्ना जी पढ़े। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा वो पहले पढ़े भाई। और अगर अगर कोई नहीं है तो ऑफकोर्स टेंशन भी हो सकता है, बट अगर अभी मन्ना तेजी जी नहीं पढ़ा है, हाँ मैंने इनके सुने नहीं आवाज पढ़ने की। जी जी, ये हाँ जी मन्ना जी पढ़िए। ए शहीदान वतन, है तुम शहीदाने वतन। शहीदाने वतन, तुम पर मोहब्बत का सलाम। दार पर चढ़ चढ़ चढ़कर दिया तुमने अजा अजाम इम, इम, अजायद का बयान। पयाम। जल गए तुम आग में तो ये मायाले कार था, माले माले कार है। मायाले कार है। इश्क आतिशे जलियान अब हिंदुस्तान अब हंसता हुआ। हंसता हुआ हंसता गुलजार है। क्या बात। फरमाते हैं शहीदाने वतन, तुम पर मोहब्बत का सलाम। ऐ शहीदाने वतन, ए वतन के शहीदों, तुम पर हमारा मोहब्बत भरा सलाम। दार पर चढ़कर दिया तुमने अजायम का पयाम। तुमने सूली पे चढ़ने के बाद भी अपने इरादों का मैं पहुंचा दिया। दार पे चढ़कर यानी सूली पे चढ़ के। अजायम इज अ प्लूरल ऑफ अज़्म,
एन जे मीम अज़म यानी इरादा, ठीक है ना। अज़ाइम यानी इरादे। तुमने अपने इरादों का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? अपने आप को सूली पे चढ़ा के जान दे दी। इससे पूरी दुनिया ने नोटिस में लिया कि एक इंसान अपनी जिंदगी वार सकता है। इट मीन्स कि फिर मकसद कितना बड़ा होगा। वो पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया आपने, ऐ शहीद, ऐ वतन के शहीदों, आप पर हमारा सलाम। सलाम। ठीक है। जी। जल गए तुम आग में तो ये मआले कार है। जल गए तुम आग में तो ये मआले कार है। आतिशे जलियान अब हंसता हुआ गुलजार है। यानी आप लोग जो है वो इस आग में जल गए और इस इतनी बड़ी शहादत का और इस दर्दनाक ट्रेजेडी का जो नतीजा है, जो हासिल है, वो क्या है कि आतिशे जलियान अब हंसता हुआ गुलजार है। आप तो जल गए मगर आपके इस काम का नतीजा ये हुआ शहीदों कि वही जलियां वाला बाग आज एक हंसता खेलता गुलजार है, हंसता खेलता चमन है। ठीक है ना। अब इससे मुराद ये नहीं है कि जहां पर वो जलियांवाले बाग में आग लगी थी उसी को एज इट इज आई मीन खिले हुए बाग की तरह होना चाहिए, बल्कि इससे ये भी मकसद हो सकता है कि आपके इतने दर्दनाक हादसे और शहादत के बाद उसके नतीजे में ये पूरा देश, ये पूरी मिट्टी, ये पूरा मुल्क जो है वो एक हसीन गुलजार में तब्दील हो चुका है। और ये आपकी शहादतों से पॉसिबल हुआ है। आपने जान दी, आपने कुर्बानी दी, उसका नतीजा ये हुआ। आपके काम का माल यानी उसका रिजल्ट ये हुआ आतिश जलियान अब हंसता हुआ गुलजार। आई डोंट नो कि जलियांवाला बाग की अब भी करंट सिचुएशन क्या है। मे बी कि उसे रिस्टोर किया गया होगा और उसे बेहतर बनाए रखा गया होगा। बेहतर है सर, मैं 2 साल पहले आई। बढ़िया है। अच्छा, हम्म। तो फिर तो और भी बात कहना सही है कि आतिश जलियान अब हंसता हुआ गुलजार है। जिसे तुमने जला के खंडर करने की कोशिश की थी, आज जो घर आबाद है, आज वो चमन जो है वो उसमें फूल खिले हुए हैं। ठीक है। हाँ। ओहो। सर ये सर थोड़ी सी मीनिंग और क्लियर करें कि है कि उनके बलिदान की आग ने ऐसा असर किया कि जलियांवाला बाग, उम्मीद, जागृति, ऐसे ही कुछ होंगी। एग्जैक्टली यही बात है कि आप तो जल गए, आप तो शहीद हो गए उसमें, मगर आपके इस बड़े कारनामे का एक नतीजा ये हुआ कि आज वही चमन, वही जलियांवाला बाग जो है वो हंसता खेलता, हंसता फलता फूलता एक पूरा चमन जो है वो बन चुका है। यानी वो अ, बिल्कुल नहीं हुआ जो जो दुश्मनों ने सोचा था कि ये चमन उजड़ जाएगा, बल्कि आज ये चमन खिला हुआ है। ठीक है ना। और खुद उन शहीदों के बलिदान की वजह से पूरे देश में जिस तरह आज़ादी की लहर दौड़ी थी और उसके बाद जिस तरह अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया, ये सब का सब उन शहीदों की वजह से हुआ है जिन्होंने इस राह में कुर्बानी दी, जान से गए, जेलों में रहे, मुसीबतें बर्दाश्त की उन्होंने। ठीक है ना। ये सब कुछ उन्हीं का हुआ है जिसको बैठ के आज के सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस मलाई मार रहे हैं बैठ के। सर आले का मीन्स रिजल्ट। माल 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 कहते हैं नतीजा। यानी ऐसा नतीजा कि जिसका जिसका दिल में अरमान हो कि काश ये हो जाता, बस उसे कहते हैं माल। मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका ये फल मिलना चाहिए मुझे, इसे कहते हैं माल। मीम अलिफ मद के साथ होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं माल। This is kind of an exceptional word where alif mad is used in the middle. जी 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 जी, कम यूज होता है, बट होता है। See, in a Shia Muslims, there is a ritual called majlis. सुना है आप लोगों ने मजलिस के बारे में? जी। मजलिस में क्या होता है कि एक कोई भी स्कॉलर, कोई भी प्रीचर बैठ के होली कुरान का एक कोई वर्सेस या प्रॉफिट मोहम्मद की कोई सेइंग वो पढ़ता है, और उसके बाद फिर वो उनकी जीवन शैली के बारे में बात करता है, प्रॉफिट की या उनकी आल की या इमामों की, और कुरान की टीचिंग्स के बारे में बात करता है। लास्ट वाला पोर्शन वो होता है जिसमें वो उन उन मुसीबतों का जिक्र करता है जिस दर्दनाकी के साथ इमाम हुसैन को शहीद किया गया करबला में 1400 साल पहले, उनके बच्चों को, उनकी
घर की औरतों को असीर किया गया और उनको ऊँटों पे बांध के ले जाया गया सीरिया सिटी, ठीक है ना, दैट टाइम, ठीक है ना। सो Asir, sorry sir, Asir is what? असीर मैंने कैदी बनाना, किसी को आई मीन अरेस्ट करना, ठीक है। Prisoner. सो Okay. हाँ, प्रिजनर, यस। तो ये जब पॉइंट होता है लास्ट वाला, इसे कहते हैं माल मजलिस। मैं सिर्फ इस लफ्ज का यूजेज आपको समझाना चाह रहा था कि कहाँ इस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। Uh-huh. मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर 45 मिनट्स टोटल वो सेरेमनी, आपको टोटल एक स्पीच होती है एग्जाम्पल। पर्टिकुलरली मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम और चेलम तक ये पूरी दुनिया में होता रहेगा ना, जिसकी जो लैंग्वेज है, उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन, हर जगह। सो मान लीजिए 45 मिनट की एक बड़ी स्पीच है, उसमें एटलीस्ट 10 मिनट लास्ट के जो होते हैं या उससे भी कम, उसमें वो ट्रैजिक दास्तान दोहराई जाती है जो बीती है प्रॉफिट या उनकी आल के ऊपर अपने अपने दौर में जो उनके ऊपर जुल्म हुए, पर्टिकुलरली इमाम हुसैन की लाइफ में जो गुजरा और उन्हीं के बनाया जाता है। सो उस पर्टिकुलर पोर्शन को माल मजलिस कहा जाता है, यानी इसी के लिए मजलिस हुई है। यानी महीनों से तैयारी, इमाम बाड़े सज रहे हैं, पोस्टर बन रहे हैं, वादे हो रहे हैं, किसको आना है, किस कैसे आना है, बाय फ्लाइट आएगा, बाय ट्रेन आएगा, कहाँ ठहरेगा, क्या खाएगा, लोगों को कैसे बुलाना है, लोग कैसे आएंगे, माइक वाला क्या कर रहा है, फर्श कैसे बिछ रहा है, एवरीथिंग, ठीक है ना। और सब कुछ हो रहा है सिर्फ पर्टिकुलर लास्ट के। That's the reason of the majlis, right? Just like our satsang. No, it's different. Yes. I think it's different. I think so. What I Because they understand, they are because they- discussion. Tell you. No, but what they are concentrating is on the tragic part of Prophet Muhammad. Not only that, हाँ, सर ने कहा साथ में एक से जिंदगी माल के मजलिस। बाद। Sorry, sir. I think disconnect. No, sir. Yeah, hi Veena, Anita. It's nice to see you. Yeah, what you're saying? I said it's nice to see you on the camera. Yeah, same here. I'm always opening. I'm on Sandhya ji. So, That's sir good. should feel कि student बैठे हैं. That's why. सॉरी, तो ये बीच में ये बिना बताए चला गया था, फिर आ गया है। Okay. Oh, again सर gone. मुझे नहीं, is there but camera is not on. कैमरा ऑन नहीं है? Okay. No, तो ऑन है। No. Yes, मैं- yes, sir, on है. एटलीस्ट मैं खुद को तो देख ही पा रहा हूँ। Yes, sir, हम भी आपको देख रहे Now हैं. we can see. Now we can see. नहीं, इट्स नॉट कंप्लेन ना। मैंने एक बात कही, इसको आप सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं खुद को देख ही पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कैमरा चल रहा है इसका, ठीक है। सर इशू हो रहा है ना नेटवर्क, दैट्स व्हाई हम लोग आपको बहुत ज्यादा। बता रहे अभी हमारा हाँ। वाईफाई 3 दिन खराब था, 3 दिन वाईफाई खराब था। मैंने कंप्लेन की, 24 घंटे बाद वो भाई साहब आए और ठीक करके गए, और आज अगला दिन है, फिर देखिए तमाशा शुरू है। और ये कहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जी, तो इसका नहीं तो ये तो कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। वो एयरटेल वाला तो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इन्होंने भी वो तमाशे किए हैं कि मत पूछिए। सर लोकल जो वाईफाई होते हैं ना, वो केबल वाले, वो बेस्ट होते हैं वो सही है, बट बात नहीं है एज कि पर माय मेरा एक्सपीरियंस। मेरा फोन, सर मुझे चूंकि कुछ पूछना मेरा है सर। नंबर भी मेरा जो है पोस्टपेड है वाईफाई का, उसका एयरटेल का, तो मैंने फिर उसी पे वो भी उसको लिया हुआ है हाँ, एयरटेल से। होता है। एक साथ पूरा पैकेज में है वो, एक लैंडलाइन नंबर है। तो मैं वैसा किस्म का आदमी हुआ, लेजी किस्म का। मैंने एक जमाने में 15 साल पहले सिर्फ इसलिए पोस्टपेड कराया था कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार पैसे खत्म होने वाले हैं, अभी तो रिचार्ज कराऊं तब कॉल करता हूँ, पैसे खत्म हो गए। इरिटेशन होती थी मुझे इससे बहुत ज्यादा, ये क्या बात हो गई मतलब। तब से कराया था, वो चल रहा है सिलसिला। ये है। सर मुझे कुछ पूछना है। सॉरी सर। बताएं। जी जरूर पूछें। सर एक बार सर आपने एक शेयर में सेकंड शेयर में बताया था मतला सानी
और एक वर्ड था हुस्ने मतला, सर उसको एक्सप्लेन करेंगे जरा? व्हाई नॉट। मतलब सानी जो होता है किसी भी कलाम, किसी भी गजल या कसीदे में जो पहला शेर होता है वो मतला होता है। उसके बाद जो दूसरा सेम उसी पैटर्न पे मतला होता है उसे मतला सानी कहा जाता है, बिकॉज सानी मीन्स सेकेंड, सानिया हम्म, मीन्स सेकेंड इन अरबिक। सानी और सानिया मीन्स सेकेंड, ठीक है ना। सो हाँ, मतला सानी यानी सेकेंड मतला, यानी जैसे वो स्टार्टिंग की दो दो लाइनें होती हैं जिसमें राइमिंग वर्ड भी होता है और सेम लास्ट राइमिंग। वाला भी होता है। हाँ बिल्कुल, उसी तरीके से दूसरे शेर में भी होता है, वो मतलब सानी कहलाता है। इसके अलावा उस पूरे कलाम में अगर एक बार फिर ऐसे ही आ जाए सेम राइमिंग वाला एक शेर, तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। फिर उसे क्या हम्म, कहते हैं? हुस्न ओके, मतला कहते हैं। क्या हुस्ने होता मतला। था, गजल तो फिर भी छोटी होती है, कसीदे पहले जमाने में लोग बहुत लंबे लंबे कहते थे। अब तो खैर कसीदे ही नहीं कहा जाता, और अगर कोई कहे तो वो टेक्निकली कसीदा नहीं होता आमतौर पे। पहले बहुत लंबे लंबे कसीदे कहे जाते थे। मान लीजिए 3 पेज के कसीदे हैं, अब 3 पेज के कसीदे में शायद कम से कम 4 बार मतलब यूज करता था। ये हम्म, ऐसे होता था जैसे कलाम रिफ्रेश हो रहा है, पॉज लिया गया, अब फिर शुरू होगा, किसी एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, ठीक है ना। इस तरह का था। जैसे कसीदे का जो जो फॉर्मेट था पहले, वो ये था कि पहले आप जो है वो लंबी चौड़ी गुलो बुलबुल की बातें करेंगे, और उसके बाद अब उसके लिए मतलब चाहिए, फिर उसके बाद हल्का सा आप स्टेयर करेंगे, अपने कलाम को लाएंगे धीरे धीरे उस थीम पर जिसके लिए कसीदा डेडिकेट है। फिर एक मतलब चाहिए उसके लिए, फिर उसके बाद उस आदमी की तारीफ, जिस बादशाह है, जिस धार्मिक गुरु के लिए आपने कसीदा कहा है, जिसके लिए। फिर उसके बाद लास्ट में आता था एक मतलब और, कि जिसमें वो आदमी अपनी फीलिंग्स बयान करता है कि हम आपको क्या मानते हैं। फिर उसके बाद एक मतलब और लाता है लास्ट में, फिर 4-5 शेर दुआ के कहता है आदमी। ये एक्चुअल पैटर्न है कसीदे का, जिसके अलग अलग टर्म्स हैं। तशबीब है, गुरेज है। गुरेज का मतलब ही होता है स्टीयर करना, मोड़ देना किसी तरफ की चीज को, ठीक है ना। लोग अलबत्ता अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। मैंने वहां जाने से गुरेज किया, ऐसे बोलते हैं इसके लोग, यानी मैंने वहां जाने से गुरेज किया, यानी अपना डायरेक्शन मोड़ लिया मैंने, है ना। हाँ, सो ये सारी टर्म्स हैं। तो इसी इसी वजह से मतला और फिर मतला सानी, हुस्ने मतला उसको बोला जाता था, ठीक है। हाँ, जी, ओके सर, थैंक यू सर। गजल इज द मोस्ट शॉर्ट एंड साइंटिफिक पैटर्न ना, इसमें कम लफ्जों में पूरी पूरी बात कही जाती है, बिना किसी तकल्लुफ के, बिना किसी बहुत बड़े प्रीफेस और इंट्रोडक्शन और मुकदमे के कि पूरी भूमिका पहले बनाई जाए और उसके बाद तब। इतना टाइम नहीं भाई, पहले ही शेर से धड़ाम से दे के आदमी बात शुरू करता है, और 5 शेर में गजल समक हो जाती है, फिर आदमी कहीं और चला जाता है, दूसरी गजल में चला जाता है ना। सर जी, गुरेज का क्या मतलब होगा, एग्जैक्ट मीनिंग गुरेज का? गुरेज अवॉइड, करना यानी कहीं से रास्ता बदल लेना, या टू अवॉइड, ठीक है ना। हाँ जी। उसे कहते हैं गुरेज करना। लाइक लाइक मुझे उनसे मिलने से गुरेज है, लाइक आई हाँ डोंट वांट। गुरेज, यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है, बट बाकी ये कि गुरेज करना यानी यू नो टू स्टीयर माई सेल्फ इन 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 अनदर डायरेक्शन, यू नो, मैं जा रहा था कहीं, बट मैंने अपने आप किसी और रास्ते में मोड़ा है, कहीं और जा रहा हूँ, उसे कहते हैं गुरेज करना दरअसल, है ना। ओके, जी, बाकी बट ये कि ऑलमोस्ट परहेज करने के सेंस में इस्तेमाल होता है। मैंने मैंने गुरेज किया वहां जाने से, यानी मैंने परहेज किया वहां जाने से, कहने का मतलब ये, ऐसे लोग बोलते हैं इस लफ्ज को। तो सर गुरेज एंड एक जगह, परहेज इज वन एंड द सेम थिंग? ऑलमोस्ट गुरेज को परहेज के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जी। बट सेम नहीं है। वरना डॉक्टर ये कह सकता है कि आप कल से चावल गुरेज कीजिएगा, डॉक्टर कहता है चावल परहेज कीजिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर कभी नहीं कहता कि चावल से गुरेज कीजिएगा, कहता चावल से परहेज कीजिएगा। ओके, सर एक जगह ये कंटेंट में लिखा हुआ है जालियान, और एक जगह लिखा है जालियान, मतलब जो नून गुना है उसमें डॉट है, सब जगह डॉट नहीं है, तो ये क्या समझना चाहिए? देखिए, जहां तक मेरे जहन में है कि उसका नाम तो नून गुन्ने के साथ ही है, जलियांवाला बाग है वो दरअसल, हम्म, जहां तक मुझे पता है। यानी नून या गुन्ने की व्यवस्था उर्दू जबान में है,
हिंदी में भी है, और पंजाबी में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये वाला साउंड, बट Okay. फारसी में नहीं है। शेर जब हम कहते हैं तो जहां जलियां जलियां की तरह सूट कर रहा है दैट इज ओके, और जहां हमें जलियां से काम नहीं चलेगा वहां हमें नून पूरा इस्तेमाल करना पड़ा है। इसीलिए आप शेर में बाज जगह जलियान वाला बाग आप देख रही हैं और बाज जगह पर जलियां वाला बाग देख रही हैं। वजह क्या है? Hmm. वजह इसकी कि जब आप साउंड के थ्रू मैपिंग करते हैं वर्ड्स की और उस वजन को नापते हैं, तो जलिया इज इक्वल टू जलिया। जलिया ऊपर वर्ड का डॉट जो रहता है, साउंड, जलियान हो जाता है ना। इट्स ओके, मैं साउंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उस लफ्ज के जो रिदमिक वैल्यू है शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जलिया की वैल्यू इज इक्वल टू जलिया, अलिफ बा के खत्म हो जा रहा है वो, यानी यानी लाइक जलिया लाइक धनिया, बस इतना समझ लिया आप, ठीक है ना। अब पता चला किसी एक लफ्ज में आपको नून भी चाहिए, ठीक है ना। Yeah. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैदान का इक्विवेलेंट चाहिए तो जलियान चाहिए होगा, तब मुझे जलियां से काम नहीं Yeah. चलेगा फिर मुझे। ये टेक्निकल पॉइंट है, इस वजह से शायर को यहाँ पर जलियान का इस्तेमाल करना पड़ा है नून को। और उसको राइट है, वो नून गुन्ना एक्चुअल में नून के साथ था, बाद में नून गुन्ना हुआ है, तो वो उसको एक्चुअल पोजिशन पर लौटा दे रहा है, शायर जलियान कर दे रहा है वहां पे कि भाई यहाँ पे डिमांड ये कि आप जलियान पढ़े उसको पूरा नून के साथ, और अगर आपने जलियां पढ़ा तो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा मिसरा वहां पे, और मीटर से आउट हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये बात। जी. और एक बात थी सर की, जो उर्दू में हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे आतिशे पढ़ना चाहिए हमें, तो आतिश होती इसका सेंस क्या है उर्दू में ए लगाने? ये दरअसल फारसी तरकीब है, इसे इजाफत कहते हैं, ठीक है ना। और ये की का के को का सेंस इससे बनता है, या किसी भी लफ्ज का कोई एडजेक्टिव है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी ये कि कहाँ पर ये लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है जो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और आप पहले से इसको लगा लें कि अगले लफ्ज में ये होने वाला नहीं। आप उसको पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते वक्त ही आप डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, और कहीं कहीं तो आपको शायद दिख जाए जेर वेर लगा हुआ, आमतौर पर वो भी नहीं लगता है, और उसके बाद भी सही पढ़ना होता है कि भैया यहाँ पे जेर लगाना है हमें और यहाँ पे जेर नहीं लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ ही रह जाती है फिर, और अगर नहीं लगाना थी लगा दी तो ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने कुछ न्यूज एंकरों को देखा होगा कि कोशिश करते हैं प्रोनाउंसिएशन को, डिक्शन को अच्छा करने की, तो फिर वो बेचारे जो है वो वैसे तो कुछ भी बोलेंगे कि जरा सा आप बताइए, ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है, इस पे अपना नजरिया दीजिए आप, हैं, और जब वो सही करने पे आएंगे तो कहेंगे आपने खाना खाया, ये वाली परेशानी ये वाली परेशानी वाली बात है, ठीक है। तो वो गलती हो जाती है फिर इजाफत में भी कि जहां नहीं लगाना थी लगा दिया तो गड़बड़ हो गई, और जहां लगाना थी नहीं लगाया तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए प्रैक्टिस से और कॉन्टेक्स्ट से मदद मिलती है कि हम ये भाप पाए कि यहाँ पर हमें इजाफत चाहिए और यहाँ नहीं चाहिए, और यही इसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस इस पूरे मसले को ब्यूटीफुल बनाती है और थोड़ा चैलेंजिंग भी बनाती है कि इट्स नॉट यू नो एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, कि वो ये चैलेंज करेगा नहीं इसमें क्या रखा है तो मैं कह लूंगा भैया ये तो काम करने का है। इवन जो लोग जो लोग अरबिक पर्शियन जानते हैं अच्छी खासी, और ये मानना है कि अरबिक इज उम्मुल लुगात, मदर ऑफ लैंग्वेजेस, ओ बहुत पुरानी जबान है भाई, 14 साल 2000 साल 5000 साल अरबी जबान है और क्या लिटरेचर है, अच्छी बात है। फारसी में क्या पूछना है, तो ये तो उर्दू की माँ है, मतलब इसको जान गए तो बेटी, तो फिर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। उर्दू के अपने अपने तकाजे हैं, उर्दू की अपनी एक दुनिया है। आप फारसी बोलते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अरबी जानते हैं, बट आप अगर उर्दू प्रोज की टेक्निक्स नहीं जानते हैं, आप 4 लाइन लिखेंगे, जिस आदमी को उर्दू से प्रोफेशनली सरोकार है और उर्दू का अदीब और साहित्यकार आदमी है, वो परेशान हो जाएगा आपके उर्दू पढ़ते कि भैया क्या लिखा आपने ये। तो ये बात मान लें कि इसकी भी अपनी एक दुनिया है, इसकी भी अपनी एक्सपर्टीज है, और जो कि आमतौर पे लोग नहीं मानते हैं। आप लोग आमतौर पे जो लोग अरबिक या पर्शियन बैकग्राउंड से आते हैं, ईरान रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं 20 साल से पास, उनको उर्दू क्या होती है, जो मैं बोल रहा हूँ वही उर्दू है भैया। आपके एक सेंटेंस में
3 से 4 ऐसे वर्ड्स हैं अरबिक पर्शियन के जो उर्दू में नेचुरली पैचअप नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? वो कनेक्ट फील नहीं करेगा आदमी सुनने के बाद कि यार कौन सी जिन्नाती जबान बोल रहे हो भाई साहब, आसमान पे थे क्या अभी तक आप? तो उसका मतलब कि उस जबान के, हर जबान के अपने तकाजे हैं, उसका एक डोमेन है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ट्रू। उसके आदाब हैं, उसके साथ उसे बोलना होता है। तो जब आप उस जबान को बोलें तो उस जबान की जो बेहतरीन शक्ल हो सकती है, आइडियल, उसके साथ ही बोले तो अच्छी बात है। जी। उसके लिए अल्टीमेटली पढ़ना पड़ता है, उसके लिए नावल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए शेर पढ़ना पड़ता है। और भाई साहब ने 20 साल जिंदगी ईरान में गुजारी, जिंदगी में एक उर्दू का नावल नहीं पढ़ा, एक शेर नहीं पढ़ा, ना समझे कभी लाइफ में। तो इस ख्याल से कि अरबी का पर्शियन मुझे आती है, 20 साल से पढ़ रहा हूँ तो उर्दू क्या होगी मेरे लिए तो उर्दू बच्चा है गोद का, ऐसा नहीं है। उसकी भी अपनी एक दुनिया है, उसकी भी अपनी एक तकाजे हैं सीखने समझने की। बच्चों को भी समझना पड़ता है। जी हाँ, ये वाली It's बात just, of course, it's just like life. बिल्कुल। Children have their own life. We have to accept that. और हम उनको लाइटली लें कि ये तो बच्चे हैं, इनको क्या हुआ? ऐसा नहीं है भाई, बच्चे हैं तो उनकी भी अपनी बात है, उनका भी अपना एक है, सोचने का तरीका है। True. ये है। Very true. ओके फ्रेंड्स, अगर कोई सवाल है और आप लोगों का कोई सवाल ले लेते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो इस उम्मीद पर कि अगले हफ्ते से मुलाकात होगी, विदा ले लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू सर, एक शेर सुना दीजिए प्लीज। शेर? एक शेर सुना दूं? मतलब कोई एक शेर ऐसी? प्लीज, आपका अपना, इफ पॉसिबल। हाँ, पता नहीं, मैंने कोई गजल कही थी पिछले 10 दिन पहले तकरीबन, हाँ यानी लास्ट सैटरडे से 3 दिन पहले। तो आप लोग सुनाए मैंने पिछले हफ्ते क्लास में ना? I did not. I got disconnected, so I had to leave in the middle of the class. नहीं सर, नहीं सुनी थी, नहीं। मैंने सुनाई है भैया। अच्छा, इट मींस एडवांस वालों को सुनाई थी फिर मैंने, इसका मतलब मैंने एक ताज़ा गजल कही थी मैंने कोई 10 दिन पहले। प्लीज कर दीजिए सर। बट टाइम से बाहर नहीं हो जा रहे हैं हम लोग अगर उस वक्त गजल सुनाए आपको? हाँ, It's okay, sir. मैं आपको उसके 1-2 शेर सुनाता हूँ, ठीक है ना? अगर Please. बात Please. एक गजल ये कही थी मैंने 10 दिन पहले कि न कोई दोस्त न हमदम न राजदार कोई, न कोई दोस्त न हमदम न राजदार कोई, न कोई वादा न उम्मीद और इंतजार कोई, न कोई अरे वादा न उम्मीद और इंतजार कोई, न कोई दोस्त न हमदम न राजदार कोई। इसमें एक शेर ये था कि हुजूम ऐसा कि चलना मुहाल होता है, हुजूम ऐसा कि चलना मुहाल होता है, अकेलापन हो के पूछे न हालेजार कोई, अकेलापन हो के पूछे न हालेजार कोई। हुजूम ऐसा कि चलना मुहाल होता है, अकेलापन हो के पूछे न हालेजार कोई। हजार शाम सहर खुद को मैंने समझाया, हजार शाम सहर खुद को मैंने समझाया, फरेब देता है फिर मुझको बार बार कोई। वाह वाह, क्या बात है। हजार क्या शाम बात सहर खुद को मैंने समझाया, फरेब बहुत देता है अच्छे। फिर मुझको बार देता बार है कोई। बार कोई, क्या बात है सर। और ये एक शेर ये है कि अगर आपको इसे महसूस, मेरे दिल के बहुत करीब है ये नजरिया, इसलिए शेर सुना रहा हूँ कि फरेब देता है फिर